हेलो स्टूडेंट्स, कल हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला। प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एसएचओ आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट्स इन ग्राउंड स्टेट इज 16%, है ना। मतलब मूलावस्था के बाहर चिरसम्मत जो सीमाएं हैं उनके बाहर जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है सरल आवर्त दोहरी, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, उसमें कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 16% होती है। ये हमें बताना था। तो हमने कहा था कि ग्राउंड स्टेट में इसने पूछा है, तो हमने पहले तो एन फंक्शन लिख लिया हमारे पास, आइगन फंक्शन जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होता है। फिर हमने उसको ग्राउंड स्टेट के लिए क्या रख लिया, एन की वैल्यू क्या रख ली, जीरो रख लिया। फिर हमने अल्फा की वैल्यू बता दी यहाँ पे। फिर हमने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट में उसकी टोटल एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास वही एनर्जी है केवल, है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये ए की वैल्यू जो है 1/अल्फा निकल करके आ गई थी। ठीक है, और क्या पूछा था आगे हमने, क्या किया था, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, है ना। आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट से मतलब है कि ये तो हमारी लिमिट है, -a से +a तो क्लासिकल लिमिट है, इसके बाहर तो -∞ टू -a और +∞ टू +a टू +∞। ठीक है, यहाँ से हमने इसको करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट वगैरह चेंज कर लिया था, ये डबल हो गया था। ठीक है, अब आगे देखो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ये होगी, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, a टू इन्फिनिटी और मॉड साई स्क्वायर और dx और उसका डबल, ये हमें चाहिए। ये जैसे ही हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी भी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं प्रसामान्यकृत फलन के लिए हम क्या जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं अपन। एक काम करते हैं, या इक्वेशन 3 इसको नहीं डालते हैं, है ना। पहले हम इस, या फिर डाल दो, ऐसा करो 3 डाल दो इसको। मॉड साई 0 की वैल्यू कहाँ से रख दे, 1 से रख देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, यहाँ 3 में रख देते हैं, ना। तो 3 भी हमें डालनी पड़ेगी इसको। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इंटू 3, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, हमें पता है मॉड साई 0 इतना होता है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, p = 2। ठीक है, और साथ में क्या देखो, √α/√π। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये रखो यहाँ पे, इसको रख देती हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे। अच्छा, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, मॉड इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा का रूट हट जाएगा और नीचे रूट आ जाएगा, तो 2α/√π आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसमें a टू इन्फिनिटी है, मॉड साई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, तो ये 2 का हट जाएगा, तो e⁻−α² x² और साथ में dx। अब ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता है, सिंस वी नो बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हमें पता है प्रसामान्यकृत प्रतिबंध क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है, मॉड साई स्क्वायर dx = 1। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो साई 0 हो जाएगा, -∞ टू +∞, यही होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। ठीक है, अब आप सिर्फ क्या करो, यहाँ पे साई नॉट की वैल्यू रख दो, पुट नॉर्मलाइज फंक्शन, साई नॉट की वैल्यू पता है ना हमें, नॉर्मलाइज फंक्शन वैल्यू रखो यहाँ पे, -∞ टू ∞, ये रहा। बस इसका स्क्वायर करके अभी वहाँ पे रखना है, तो आपके पास क्या आएगा, α/√π बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा e⁻−α² x² dx = 1। ठीक है, अब देखो आप ये बात कि जो नॉर्मलाइज फंक्शन है हमारा, वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अरे भाई, इवन फंक्शन ही तो है ये, साई 0 जो है इवन फंक्शन है। यहाँ पे आप x की जगह पर -x रखोगे तो इस फंक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, और हमें पता है ऐसे फंक्शन कैसे फलन होता है, सम फलन, यानी कि इवन फंक्शन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको डाल दो आप 5, सिंस नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई नॉट, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई नॉट इज इवन फंक्शन, यानी कि सम फलन है। यानी कि इवन फंक्शन मतलब साई 0 में अगर अपन -x रखते हैं तो हमें वो खुद मिल जाता है साई 0x। अगर माइनस साइन आ जाता तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाता। इवन फंक्शन है तो हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है ना, तो -∞ से ∞ f(x) dx को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, 2 0 से ∞ f(x) dx। ये प्रॉपर्टी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, है ना, 11th में ही आ जाती है ये प्रॉपर्टी तो, लेकिन आपने और भी कहीं आगे भी पढ़ी होगी। तो ये होती है सम फलन की प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो -∞ से ∞ को हम 2 0 से ∞ ये वाली लिख सकते हैं। अगर ऑड होता ना तो इसकी वैल्यू 0 होती, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती, 0 होती। लेकिन क्योंकि ये इवन फंक्शन है इसलिए अपन इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव यूनिट को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट को 0 से ∞ डबल करके। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसमें कर सकती हूँ ना चेंज। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 0 से ∞ लिख सकती हूँ और आगे 2 कर सकती हूँ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
बाय इक्वेशन 5 हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन रूट पाई, 2 आ गया आगे, और ये क्या बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आगे बात आपको। अब मैं क्या करूँगी आगे, इस 0 से ए इन्फिनिटी यूनिट जो है इसको दो भागों में तोड़ूंगी। कहाँ से कहाँ तक, पहले 0 से ए, फिर ए टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी में लिमिट ए टू इन्फिनिटी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 0 टू ए इसको ब्रेक करूँगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन रूट पाई, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, 0 टू ए ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन रूट पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई मुझे। देखो अब देखो ये क्या है, ये वाली टर्म क्या है, ये यही तो है जो इक्वेशन 4 है। तो मैं इस वाली टर्म ये वाली को यहाँ रख, इसकी जगह पर p लिख सकती हूँ कि नहीं, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है, और ये p मेरे को मिल जाएगी, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ उठा करके, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 को यूज़ कर रहे हैं अपन, है ना। इसको यूज़ करोगे तो 2 अल्फा अपॉन रूट पाई, ये तो अभी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना, इसको अपन को नहीं छेड़ना। ये लो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह पर p लिख सकते हैं अपन, यही तो यूज़ कर रहे हैं अपन, इक्वेशन 4 यूज़ किया, ये प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह पर p रख दिया, इज इक्वल्स टू 1। मुझे p चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो चाहिए, इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन रूट पाई 0 टू ए ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब हमें जो है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट अल्फा एक्स को हम मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड, तो हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन अल्फा, और जो एक्स है, नहीं एक्स तो फिर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा पड़ेगी, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाहर भी तो रखना पड़ेगा ना अपन को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो फिर आप ऐसे करो कि z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ देखो अभी यूनिट भी तो निकालनी पड़ेगी ना, सॉरी लिमिट भी तो निकालनी पड़ेगी हमें। देखो अब देखो कौन सा रिलेशन काम आएगा, याद करो इक्वेशन 2 हमने निकाली हुई है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा, तो मैं एल्फा की जगह पर 1 अपॉन ए लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ये भी तो यूज़ करना है ना कहीं, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट निकालने के लिए, ठीक है, हम लिखेंगे सिंस बाय इक्वेशन 2 एल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन कैपिटल ए, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा है, ठीक है। तो एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एल्फा है उसकी जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ 1 अपॉन ए, तो मेरे पास क्या बनेगा एल्फा एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स अपॉन ए बन जाएगा, क्योंकि इस एल्फा की जगह पर मैं 1 अपॉन ए रख दूंगी। समझ में आ गई। अब देखो लिमिट निकालो, जब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है ना, लिमिट कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमने अल्फा एक्स को जेड लिखा है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो जेड की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 ही मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू ए है तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई 0 टू 1 हो गई। तो अब लिख दो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ठीक है। ये जो अल्फा है इसकी जगह पर क्या लिखोगे आप, है भाई 1 अपॉन ए, ठीक है, या फिर ज़रूरत ही नहीं है, देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे ज़रूरत नहीं है, 2 अल्फा अपॉन रूट पाई, अभी मैं ऐसे का ऐसा लिख देती हूँ इसको, ठीक है। 0 टू ए की जगह पर लिमिट हो गई 0 टू 1, ई की पावर कितनी हो गई माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि अल्फा एक्स की जगह पर हमने क्या रखना है जेड, डी एक्स की जगह क्या रखोगे डी जेड अपॉन अल्फा, डी जेड अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन रूट पाई 0 टू 1 ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड। अब ये जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो, बाकी आप यहाँ तक भी अगर छोड़ के आओगे तो भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मतलब इस पूरे की, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना 2 अपॉन रूट पाई और ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू होती है 0.8427। जब आप इसको रखोगे यहाँ पर, इसको पुट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करोगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.157,
है ना, तो ये लगभग कितना परसेंट बनेगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 15.7%, यानी कि नियर अबाउट 16%। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। एक बार फटाफट से इसको अपन क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये 2 बार। देखो 3 पेज में हुआ है ये, और ये 2 बार आया हुआ है 2013 और 15 में, तो इसके आने के चांसेस, जो जो चीज़ें ज़्यादा आई हुई है ना वो लगभग आती ही हैं। 13 में आ गया, फिर 15 में आ गया, तो फिर ये और भी कई सालों में आया होगा मे बी। तो अब अगर नहीं आया तो आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में देखो 16% प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें आउटसाइड दी क्लासिकल लिमिट्स। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में बतानी थी, हमने फंक्शन लिख दिया। फिर ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, हमने एक रिलेशन निकाल लिया, इसको हमने लास्ट में यूज़ भी किया है, ठीक है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी आउटसाइड निकालनी थी, है ना, -a से a नहीं निकालनी, -a से इधर लेफ्ट में और +a से इधर राइट में। तो -∞ टू -a और a टू इन्फिनिटी, इसको हमने चेंज कर लिया तो ये डबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने साई जीरो की वैल्यू मुझे पता है इक्वेशन 1 से, मैंने इसका क्या कर दिया, मॉड स्क्वायर कर दिया। मॉड स्क्वायर करने से मेरे को इक्वेशन 4 मिल गई, ठीक है। अब फिर मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ किया, ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में मैंने साई जीरो की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसकी लिमिट को -∞ टू इन्फिनिटी ब्रेक करके ऐसे 2 0 से इन्फिनिटी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अगर ऑड होता तो यहीं पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। अब देखो फिर मैंने क्या करना है, इसको ये इक्वेशन 5 जो है इसको मैंने डबल 0 से इन्फिनिटी कर दिया। फिर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको 0 टू a से इन्फिनिटी में ब्रेक कर लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोबेबिलिटी p, इक्वेशन 4 प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी, इस वाली चीज़ को बाकी को मैं इधर ले गई, इसको ये बन गई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में, मैंने क्या किया, अल्फा एक्स को जेड मान लिया, ठीक है। और मैंने छोटा सा चेंज किया, जो इक्वेशन 2 में मैंने रिलेशन निकाला हुआ था उसको मैंने यहाँ रख कर इसकी लिमिट भी निकाल ली। तो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 to 1। इसकी वैल्यू आपने याद रख लेना, इतनी सिंपल सी, तो इतना तो याद भी रख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि समझाने का कोई फायदा है नहीं, ज़्यादा काम आता नहीं है, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास लगभग 16% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आउटसाइड दी क्लासिकल लिमिट्स। समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो है आपके बुक में वो आप खुद भी कर सकते हो, है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, एक और तरीके के हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप और बुक में से खुद करना चाहो तो कर लेना, इससे ज़्यादा हाई जो है कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन है, एक विमीय सरल आवर्ती 2 लीटर की मूल अवस्था में गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान, ठीक है। वो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ऐसे रिलेटेड है, हालांकि प्रत्याशा मान हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, लेकिन सरल आवर्ती 2 लीटर हमने इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे पूछ सकता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाली हुई है, मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन खुद ही करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू of kinetic energy for one dimension SHO in ground state, ठीक है। यानी कि ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था में सरल आवर्ती 2 लीटर की गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको याद होगा प्रत्याशा मान का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को निकलवाया, किसी भी वैल्यू का प्रत्याशा मान निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो उसको, प्रत्याशा मान निकालने के लिए है भाई, -∞ टू इन्फिनिटी साई ए, है ना, साई एक्स ए साई एक्स, और यहाँ पर साई स्टार आता है dx, और नीचे आता है आपका -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx। इसी तरीके से निकालते हो जिस फंक्शन, मतलब ग्राउंड स्टेट का फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड है तो नीचे वाली चीज़ तो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। समझ में आ रही है। तो ग्राउंड स्टेट का फंक्शन हम जानते हैं ऑलरेडी कि वो नॉर्मलाइज्ड है, तो डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये फॉर्मूला मैं यूनिट फर्स्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, समझ में आ गई। आपको बताना है किसकी, गतिज ऊर्जा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको टी से भी शो कर देते हैं, कैपिटल टी से शो कर देते हैं जनरली, तो -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन मेरी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू इन्फिनिटी। साई स्टार मीन्स साई जीरो स्टार एक्स किसकी, इसकी काइनेटिक एनर्जी टी, है ना, और साई जीरो एक्स स्टार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि संयुग्मी जो भी हमारा नॉर्मलाइज फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे सिंस साई नॉट इज
नॉर्मलाइज्ड, देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है ना हमारा साई नीचे जो आएगा साई है ना डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। टी कैसे निकालोगे? ठीक है, टी जो होती है वो क्या होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। भाई टी क्या होती है आपकी बेसिकली, टी आप कैसे निकालते हो भाई, टी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये ऑपरेटर है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा ऑपरेटर की बात कर रहा है, ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो पी को ऑपरेटर फॉर्म में क्या लिखते हो आप, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स और माइनस का, यही तो लिखते हो। पी को एक्स है तो आप एक्स के लिए लिखते हो, वाई है तो वाई के लिए भी ऐसे लिखते हो, जेड है तो जेड के लिए भी ऐसे लिखते हो। अरे भाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, अब आप जब इसको यहाँ रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन डेल्टा 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। टी की वैल्यू, टी ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, यही तो बनेगा। अरे भाई नहीं बनेगा क्या, टी ऑपरेटर जो है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m से बनेगा। पी जो है वो ये होता है, 2 बार करोगे तो यही तो आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, टी यहाँ पर रखना है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। साई जीरो कितना होता है, साई जीरो हमने निकाला हुआ है, ग्राउंड स्टेट में फंक्शन जो है हमने किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कितना होता है ग्राउंड स्टेट में, है भाई ये होता है अंडर रूट एल्फा अपॉन रूट पाई ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, टी की वैल्यू यहाँ रखो, साई जीरो की वैल्यू फिर से यहाँ रखो। ठीक है, जो चीज़ें इंटीग्रेशन में रखने के लिए चाहिए वो रखो, बाकी को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन से पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस साई जीरो का, साई जीरो मतलब इसका, 2 बार पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर बचेगा जो उसका इंटीग्रेशन करो। इसमें एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर से, ठीक है, वो भी आप जो है याद रखो। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन चाहिए रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन एल्फा, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन 2 एल्फा क्यूब। इससे 2-3 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है वो आप याद रख जाओ, एक तो ये और एक ये और एक अभी जो पीछे बताया था वो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको करना, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की और निकालना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, समझ में आ गई? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। नहीं समझ में आता तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, क्या करके मैं बता दूँगी। ठीक है, बाकी आप कर लोगे मेरे को पता है, इसके अलावा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। अभी नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, बी सेक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।